आज शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती है। आज ही के दिन 1907 में उनका जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र तक वो इस धरती पर रहे थे। मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। तो 23 साल बहुत छोटा जीवन होता है, लेकिन इन 23 सालों में भगत सिंह ने जो हासिल किया वो शायद बहुत लोग 7 जन्म में ना कर पाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह एक विचारधारा है और हर एक व्यक्ति को उनकी विचारधारा को पढ़नी चाहिए। आप जानिए भगत सिंह थे कौन। आज भगत सिंह की जयंती है, बहुत लोग फोटो लगाएंगे, स्टेटस इधर उधर है ना सोशल मीडिया पे, भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब ठीक है, लेकिन आप पढ़िए तो पहले भगत सिंह को। क्या भगत सिंह कैसा भारत को देखना चाहते थे? क्योंकि वो संघर्ष किए थे हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर पाए। आज मैं यदि बोल पा रहा हूँ तो उन्हीं लोग की वजह से बोल पा रहा हूँ। तो इसलिए ये देश हमारा बाद में है, ये देश पहले उन लोगों का है, ये देश भगत सिंह का पहले है। तो भगत सिंह की जयंती पर मैं खास करके युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ। 2 स्टोरी मैं सुनाऊंगा भगत सिंह का, और 2 स्टोरी आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति का सोच कितना हाई लेवल का था। आपको ये पता चलेगा कि 23 साल की उम्र में वो देश के लिए कुर्बान हो गए। वो चाहते तो एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, एक लग्जरियस लाइफ आराम से जीते, शादी वादी करते, जीवन यापन करते। उनको क्या ज़रूरत था इतना संघर्ष करने का? और आप देखिएगा भगत सिंह जो थे, जब उनको उनके घर वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे तो वो घर से भाग गए थे। बोले थे नहीं, मुझे शादी नहीं करना, मुझे देश के लिए कुर्बान होना, मुझे देश को आज़ादी दिलवाना। और देखिएगा क्रांतिकारी गतिविधि में वो शामिल थे। वो कोई पिकनिक पे नहीं गए थे कि होटल में आराम से एसी चल रहा है, कमरा में सोए हुए, नहीं। वो मेन स्ट्रीम में तो आ ही नहीं सकते थे। वो गुप्त रूप से उन लोगों को रहना होता था, कभी जंगल में सो रहे, कभी गुफा में सो रहे, कभी पहाड़ पे सो रहे, मतलब कोई ठिकाना उनका फिक्स नहीं होता था। साथ ही साथ आप देखिएगा उन लोगों का जब आप लेख पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो किस लेवल के इंटेलेक्चुअल थे। क्योंकि अभी यदि मैं आपको बोलूँ कि भगत सिंह है ना, भगत सिंह मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या छवि छपता है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में छवि छपेगा कि बंदूक लिए खड़े हैं कोई, है ना, किसी को गोली मार रहे हैं, यही सब चीज़ दिमाग में आता है। जबकि मैं आपको बताऊं वो क्रांतिकारी गतिविधि उनका एक अलग फेस है। वो तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का हमेशा नारा देते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सत्ता जो, वो हमारे पे शोषण कर रहा, और वो शोषण मुक्त भारत बनाना चाहते थे, इसलिए वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व उसी प्रकार का था? क्या उनका व्यक्तित्व हिंसावादी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखिएगा आपको पता चलेगा, एक तो हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, वो बहुत हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं जो शायद आप पूरे जीवन में ना पढ़ पाए। यदि आप उनके लेख को पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा, लेख को पढ़ के उनका जो लिखने का तरीका वो बहुत हाई लेवल का था, बहुत शानदार तरीके से वो लिखते थे। और उनके लेखन को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कितने बड़े वो इंटेलेक्चुअल थे, कितने हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी लोग गुप्त रूप से रहते थे, और उनका जो लेख भी होगा तो वो उनके नाम से नहीं छपता था। वो अपने नाम से तो नहीं छाप सकते थे क्योंकि उन लोगों को गुप्त रूप में रहना, तो अलग अलग नाम से उनका लेख मिलेगा आपको। तो आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा भगत सिंह कौन थे। इसलिए मेरे युवाओं से आज संदेश है, क्योंकि देखिए एक युवा भगत सिंह भी थे जो 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। एक आज के भी 23 साल के युवा क्या कर रहे हैं? आज के 23 साल के युवा डिप्रेशन में, आज के 23 साल के युवा एक मूवी देख के सर पटक रहे, आज के 23 साल के युवा पबजी खेल रहे, आज के 23 साल के युवा ब्रेकअप कर रहे और XY बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बना रहे। तो आप देखिए, क्या आप भगत सिंह को वाकई में श्रद्धांजलि देते हैं, या सिर्फ फोटो लगा देते उससे काम चल जाता है कि मेरे हीरो थे? नहीं, आप पढ़िए तो, क्योंकि वो हम लोगों के लिए कुर्बान हुए और हमारा धर्म बनता है कि हम लोग उनको पढ़े, उनको जाने। तो आज मैं आपको 2 कहानी सुनाता हूँ भगत सिंह के बारे में, और दोनों कहानी सुनिएगा ध्यानपूर्वक, तो आप उनसे कुछ सीखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप अपने जीवन में भी भगत सिंह जैसा बनने का प्रयास कीजिए, आप उनके विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, एक तो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जो कि दिखाता है कि वो कितने निडर व्यक्ति थे। मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं कि उनकी निडरता क्या थी, लेकिन बस एक कहानी के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भगत सिंह हम लोग के लिए क्या है, प्रेरणादायक है। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो आप देखिएगा, उनको कहानी है 23 मार्च। आपको पता है कि 23 मार्च 1931 इस दिन इनको फांसी होनी थी। फांसी तो ऐसे 24 मार्च को होनी थी, लेकिन आपको पता है कि एक दिन पहले, मतलब 23 मार्च 1931 फांसी का दिन भगत सिंह का। अब फांसी से 2 घंटा पहले
आप समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति को ये बात पता है कि आज शाम में मैं मरने वाला हूँ, तो पागल हो जाएगा, वो छटपटाएगा, उसको लगे यार क्या करें अब, पूरा एकदम वो परेशान रहेगा, टेंशन उसका बढ़ जाएगा, मतलब उस किसी से ना ठीक से बात कर पाएगा, ना भोजन कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में आप समझिएगा, ये व्यक्ति किस लेवल के, मतलब इनका ये कितना स्ट्रांग था, मेंटली ये बहुत स्ट्रांग थे। शाम में 7:30 बजे इनको फांसी होना था, 7 बजे जेल से बाहर इनको ले जाया जाता फांसी के लिए। फांसी से 2 घंटा पहले इनके वकील इनसे मिलने आए, प्राणनाथ मेहता। प्राणनाथ मेहता जब इनसे मिलने आए तो प्राणनाथ मेहता आगे बताए, अपने किताबों में लिखे हैं उन्होंने, वो अपनी किताब में लिखे हैं। उन्होंने बताया कि एक तो इनका जो कमरा था, भगत सिंह का जो सेल था, जो जेल जहाँ पे ये बंद थे, बहुत छोटा था। इनका हाइट 5 फीट 10 इंच का था और बहुत मुश्किल से 5 फीट 10 इंच में वो कमरा, मतलब लगभग उसी के आसपास का था, बहुत मुश्किल से वो सो पाते थे उस कमरे में। अच्छा, उस कमरे में आप देखिएगा, उसमें फर्श जो है वो प्लास्टर भी नहीं था, घास वास उगा हुआ था, तो उस कमरे में उनको बंद करके रखा गया था। और जब प्राणनाथ मेहता इनसे मिलने जाते हैं तो प्राणनाथ मेहता बताते हैं कि जैसे पिंजड़े में बंद शेर इधर से उधर टहलता है, उसी प्रकार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जो थे वो भी टहल रहे थे इसी प्रकार। जैसे प्राणनाथ मेहता को भगत सिंह देखते हैं, वो तुरंत कहते हैं प्राणनाथ मेहता को कि आपने वो बुक लाया है जो मैंने आपसे मंगवाया था, रेवोल्यूशनरी लेनिन एक बुक है, उन्होंने मंगवाया था। तो प्राणनाथ मेहता बोले कि हाँ हाँ मैं लाया हूँ। तो वो बुक प्राणनाथ मेहता ने दिया भगत सिंह को, भगत सिंह वहीं पे खड़े खड़े पढ़ने लगे। आप सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज़ को कि मतलब जो व्यक्ति 2 घंटा बाद मरने वाला है, उसको पता है कि हम मरेंगे, वो किताब पढ़ रहा है। समझ पा रहे आप, वो किताब पढ़ रहे हैं। और प्राणनाथ मेहता लिखते हैं कि भगत सिंह का नज़र जो है वो उस बुक से ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब बुक पे ही था। वो मेरे से बात भी कर रहे थे बुक पे ही तरफ देख के। तो प्राणनाथ मेहता बोले भगत सिंह को कि आप इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 ही बात बोला। एक तो उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा थैंक यू बोलिएगा, मेरा धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे केस पे बहुत रुचि ली। तो वो भगत सिंह का अंतिम जो वाक्य था प्राणनाथ मेहता के साथ, ये डिस्कशन उनका मतलब बात हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मरने वाले वो किताब पढ़ रहे हैं। तो एक तो आपको ये पता चल रहा है कि वो निडर है ना। निडर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं निडर का दूसरा नाम भगत सिंह। डर था ही नहीं, कुछ भी डर नहीं था। अच्छा, साथ ही साथ उनके एक साथी थे, उनके साथी थे शिव वर्मा, वो भी जेल में उस समय बंद थे। जब भगत सिंह लोग को फांसी के लिए जब फांसी का टाइम आया तो जितने आसपास जितने कैदी लोग बंद थे सबको बाहर हटा दिया गया उस जगह से। तो लोग हंगामा नहीं करने लगे, चिल्लाने नहीं लगे, इसलिए उन लोगों को खाली करने लगा, हटाने लगा। तो शिव वर्मा बताते हैं कि भगत सिंह से मिलने के लिए हम लोग को मौका मिला कि जाओ मिलना है तो मिल लो भगत सिंह से। तो शिव वर्मा जब गए भगत सिंह से मिलने, वो भी क्रांतिकारी थे, जब गए भगत सिंह से मिलने तो भगत सिंह को देख के बहुत भावुक हो गए, वो रोने लगे। भगत सिंह ने हाथ पकड़ कर कहा शिव वर्मा, उनको कहा कि अभी ये रोने का वक्त नहीं है, ये भावुक होने का पल नहीं है, तुमको हार नहीं मानना है। तो आप समझिए लास्ट टाइम में भगत सिंह बोल रहे थे कि मैं तो अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा कुछ देर बाद, और तुम्हें संघर्ष करना, संघर्ष जारी रखना, तो हार नहीं मानना। वो मोटिवेट कर रहे हैं, जो मरने जा रहा है वो मोटिवेट कर रहा है सामने वाला को, आप समझ सकते हैं। तो एक तो ये पता चल रहा है कि वो कितने निडर है ना, निडर व्यक्ति थे। दूसरा कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जो बहुत कम लोग, ये कहानी आप जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, भगत सिंह एज अ क्रांतिकारी उसी रूप में लोग देखते हैं, लेकिन भगत सिंह एज अ इंसान आप देखिएगा तो उनके अंदर जो इंसानियत छिपी हुई थी और दया का भाव बहुत ज़्यादा था। जैसे जेलर आया आखिरी दिन भगत सिंह के पास और जेलर ने कहा कि बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो भगत सिंह बोले हाँ आखिरी इच्छा तो है। तो जेलर ने कहा कि बताइए क्या आखिरी इच्छा है। तो वो बोले कि मुझे अपने बेबे के हाथ का खाना खाना है। तो बोले बेबे, बेबे मतलब माँ है ना, पंजाबी में माँ को क्या बोलते हैं, बेबे। तो बेबे के हाथ का खाना खाना है। तो जेलर बोला ठीक है, हम खबर भिजवा देते आपके घर में, कोई खाना लेके आ जाएगा। तो भगत सिंह बोले नहीं नहीं नहीं,
मेरे घर जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी जो बेबे है वहीं पे है। तो बोले यहाँ पे बेबे? तो बोले हाँ। तो बोले कौन है बेबे? बोले वहाँ पे एक स्वीपर था, उसका नाम था बोगा। बोला बोगा जो है उसको मैं बेबे करके पुकारता हूँ। तो बोला बोगा वही स्वीपर, वो बेबे है? बोला हाँ। तो बोगा को बुलाया गया। तो भगत सिंह ने बताया कि दरअसल इनको मैं बेबे इसलिए बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए खाना बना कर लाए। अब वो स्वीपर वो सोच रहे कि मैं कैसे भगत सिंह के लिए खाना बना के लाऊं। तो भगत सिंह पहले कहते कि मैं बेबे इसलिए इन्हें कहता हूँ क्योंकि मेरी जो बेबे है वो मुझे बचपन में मेरा मैला साफ़ करती थी और उसी हाथ को धोकर फिर वो मेरे लिए खाना भी बनाती थी। और यहाँ पे इस जेल में मेरा मैला साफ़ करता है ये बोगा। तो बोगा भी मेरी जैसा बचपन में बेबे मेरा मैला साफ़ करती थी उसी प्रकार ये अब मेरा मैला साफ़ करता है इस जेल में, तो ये भी मेरी बेबे हुई। और उन्होंने इच्छा जाहिर की, बोगा को उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए खाना बना के लाइए। आप समझिएगा, तो छुआछूत है ना, इस तरह का कोई भी चीज़ भगत सिंह के मतलब जहन में था ही नहीं, ये सब चीज़ कुछ नहीं। वो जाति वाती इस सबसे बहुत ऊपर थे। तो सोचिए एक स्वीपर के हाथ का खाना वो खाना चाहते थे क्योंकि वो स्वीपर उनका मैला साफ़ करता था, जेल वेल में वो है ना इसका काम करता था। तो अब बोगा पहले बहुत हिचकिचाया कि हम कैसे आपके लिए बना के ला सकते हैं। तो भगत सिंह बोले नहीं, आपको लाना पड़ेगा, आप मेरे बेबे हैं। तो फिर वो भी एक अलग ही लेवल का, उसको पता नहीं एक कैसा खुशी मिलेगा, आप सोच सकते। वो भी गया घर गया तो वो अगल बगल से सब चीज़ इकट्ठा किया, कहीं से चावल लिया, कहीं से दूध लिया, क्योंकि वो जो खाना खाता था वो तो भगत सिंह को नहीं खिला सकता था। वो चाह रहा था अपने बेस्ट से बेस्ट, एकदम बेस्ट खाना खिलाए भगत सिंह को। तो अगल बगल से सब चीज़ इकट्ठा किया, पूरी बनाया, खीर बनाया, हलवा बनाया, मतलब पूरा तैयारी के साथ है ना, पूरी तैयारी के साथ वो आया जेल। जब वो जेल आता है तब तक भगत सिंह लोगों को फांसी के लिए बाहर निकाल दिया गया था और बेबे मतलब वो बोगा जो था उसको मिलने नहीं दिया गया भगत सिंह, और वो खाना नहीं खा पाए, वो खाना वैसा का वैसे ही रह गया। तो ये भगत सिंह, तो इससे ये पता चलता है कि इंसानियत है ना उनके अंदर कितनी थी, मानवतावादी क्या होता है वो आप भगत सिंह से सीखिए। क्योंकि भगत सिंह का हम लोग सिर्फ वही रूप को जानते हैं, भगत सिंह का ये भी रूप था। अच्छा, निडरता देखिए क्या होता है। जब फांसी के फंदे पे उन लोगों को ले जाया गया, भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव थे, तो तीनों हाथ पकड़कर एक गीत गा रहे थे और उनका बहुत पसंदीदा गीत था वो लोग तीनों गा रहे थे। कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। और वो गाते गाते फांसी के फंदे पे गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा, बुलंद आवाज़ में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए। और जब वो फांसी के फंदे पे जब उनको लाया गया, वो फंदा जब सामने आया तो उस फांसी के फंदे को वो चूमे पहले। आगे चल के बहुत सारा कहानी भी आपको मिलेगा जहाँ पे सिंबोलाइज़ किया गया भगत सिंह का फांसी और उनका विवाह को, उसको सिंबोलाइज़ करके पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसा किए थे। तो वो भगत सिंह सबके दुलारे थे और एक महान क्रांतिकारी के साथ ही साथ वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो हम लोगों को उनके जैसा बनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, तब सही मायने में हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो भगत सिंह को मेरा शत शत नमन।